Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce Classes. In this video, we cover the step and strategies to attain sustainable development. बेटे ये सेकंड पार्ट है आपका इस चैप्टर का, जिसमें हमने पहले पढ़ा था एनवायरनमेंट क्या होता है और उसको पॉल्यूशन से कैसे कैसे उसको पॉल्यूट किया जाता है और एनवायरनमेंट हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। अब उसी से आगे हम लोग करेंगे कि डेवलपमेंट तो हमने पढ़ी, पता ही है क्या होती है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। देखिए, सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड इकॉनमी आर इंटरडिपेंडेंट। आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया कि जो आपके आसपास का वातावरण होता है और जिसमें आपकी लाइफ को जीने की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसे एनवायरनमेंट। और इकॉनमी क्यों? इकॉनमी एक वो एरिया होता है जहाँ पर आप ऐसी एक्टिविटीज़ को करते हैं जिससे कि आपकी लाइफ चलती है और आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं एंड नीड ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो डेवलपमेंट दैट इग्नोर इट्स रिपरकशन ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी तरक्की इन द सेंस कि आप उन रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो ऑन द एनवायरनमेंट विल डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट दैट सस्टेन लाइफ फॉर्म, यानी कि वातावरण में से उन चीज़ों को दूर करना जो आपकी लाइफ को परेशान करती है या आपकी लाइफों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती, या उन पदार्थों को फाइंड आउट करना जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी तरह से चले। तो आपकी ज़रूरतों के लिए क्या होता है कि जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और वायु और आपका जिसमें जल और इसमें अग्नि। तो कहते हैं कि फिर हमें क्या, जो जैसे देखा जाए तो अगर पानी है, हवा है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड होने के कारण तो इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये भी तो अगर एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेड हो जाएंगी और जहाँ पर वातावरण गंदा होता है वहाँ पर आपकी लाइफ सिक्योर नहीं होती। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों ज़रूरत है? जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ पोटेंशियल मीन्स आपकी कैपेबिलिटी, एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ that is at least as high as which is beyond enjoyed by current generation। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से वो डेवलपमेंट होती है जो आपकी फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को आज के समय से अच्छा बेहतर कर सके। यानी कि आप लोग पीछे जाके देखें कि आपके पेरेंट्स ने क्या देखा था और आपने क्या नहीं देखा, या उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी लेकिन आपको वो कठिनाइयाँ नहीं आ रही। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जो करंट पोजीशन को प्रॉब्लम्स आती हैं, अराइज होती हैं या आपकी दिक्कतें हैं, उनको फ्यूचर में ना आए। तो गवर्नमेंट थ्रू वेरियस मेजर attempt to safeguard the environment, it is also necessary to adopt a path, यानी कि उनको एनवायरनमेंट को बचाने के साथ साथ हमें भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरह से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही देखो, इसको अगर हम दो पार्ट्स में बांट दें, सस्टेनेबल यानी कि फ्यूचर का सर्वाइवल, डेवलपमेंट मीन्स की तरक्की। तो इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि आज की जनरेशन का भी कंप्लीट रिक्वायरमेंट को पूरा करना और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इस बात को क्लियर कराने के लिए बच्चे, मैं आपका ध्यान एक ऐड की तरफ कराना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को याद हो कि जिसमें फादर और एक बेटा बात कर रहे होते हैं और फादर कहता है अपने बेटे से कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहता है कि मैं अपनी साइकिल की दुकान ही करूँगा या साइकिल को ही लूँगा। वो कहते हैं कि क्यों, अपना तो गाड़ी का शोरूम है, तुम साइकिल की क्यों खोलोगे? तो वो कहते हैं कि जिस हिसाब से
आप लोग पेट्रोल को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे टाइम तक तो वो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, और जब पेट्रोल नहीं बचेगा तो गाड़ी की डिमांड कहाँ से आएगी। तो इसीलिए मैं फ्यूचर में साइकिल की दुकान ठीक करने वाला या साइकिल की दुकान ही खोलूँगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आज की जनरेशन अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए फ्यूचर का भी ध्यान रखती है। तो इसमें जो ऊपर वाली कंसेप्ट है यानी कि डेफिनेशन में नीड्स इन दी अबव डेफिनेशन इज़ लिंक टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आज की ज़रूरतों का वितरण रिसोर्सेज के साथ करते हैं। Our common future that gave the above definition, sustainable development as meeting the basic needs of all and extending to all the opportunities, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के बाद जो फ्यूचर वाली जनरेशन है उनकी जो सेटिस्फेक्शन है, उनकी बेटर लाइफ के लिए भी अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना। नाउ ये सारी डेफिनेशंस हैं, आप इसमें से चाहें तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वन विच इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर एट द ग्रास रूट लेवल। दिस कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इनकम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर आप लोग यहाँ जो उन्होंने बारबील ने डिफ़ाइन किया है, उसने कहा कि मटेरियल को इंक्रीज़ करना है जो कि क्वांटिटेटिवली हो, मेज़र करेंगे किसमें, इनकम में, रियल इनकम में, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एसेट्रा। तो यानी कि इन सब चीज़ों का इंक्रीज़ होने से भी डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो जो मोर स्पेसिफिक टर्म्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिक्रीज़ करना by providing lasting and secure livelihoods that minimize the resource depletion, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हनन होना, उनका ख़त्म होना वो मिनिमाइज हो सकता है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है, और कल्चरल का डिस्ट्रप्शन एंड सोशल इंस्टेबिलिटी ये भी रिड्यूस हो जाती हैं। तो एक तरह से क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें पार्टिकुलरली बेसिक जो नीड्स होती हैं, ज़रूरतें जो होती हैं, वो गरीबों को मिले, उनको काम मिले, उनको फूड मिले, उनको एनर्जी मिले, उनको प्रॉपरली हाउसिंग सर्विसेज मिले, वाटर का मिले, सैनिटेशन का मिले, और जो हमारे वर्किंग सेक्टर हैं जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इनकी भी इंक्रीज़ हो, पावर एंड सप्लाई से नीड पूरी हो सके। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ब्रुटलैंड कमीशन है उसने प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन के लिए कहा, दिस इन लाइन विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि जो वातावरण के श्रेष्ठक हैं या जो उनको नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हु एम्फेज जो ज़्यादा जोर देते हैं, दैट वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन, ये हमारी खुद की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने हाथों से जो ये पृथ्वी वाला प्लेनेट है वो फ्यूचर जनरेशन को दें, वो भी साफ सुथरा। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रेजेंट जनरेशन शुड बैंक्वेट एट अ बेटर एनवायरनमेंट टू द फ्यूचर जनरेशन। तो उसके लिए हमें स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ एसेट्स नो लेस देन व्हाट वी इनहेरिटेड। तो क्या क्या होगा डेवलपमेंट के थ्रू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमने हमारे पास जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको बचाना होगा। फिर हमें प्रिजर्वेशन यानी कि सुरक्षा रखनी होगी रीजनरेटिव कैपेसिटी को, यानी कि जो हमारे संसार में जनन शक्ति है, रीजनन शक्ति है, उसको बचाना है ताकि उसमें अगर हम जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो उतना ही दोबारा से बना सके। तीसरा, अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट और रिस्क ऑन फ्यूचर जनरेशन। अब हरमन डिले ने लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन स्टेप्स के थ्रू अडॉप्ट कर सकते हो। सबसे पहले लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना बहुत हानिकारक है क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही पॉपुलेशन का प्रेशर देना है एनवायरनमेंट पर जितनी वो एब्जॉर्व कर सके। क्लियर? जैसे द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ लाइक अ पिली मोसोल लाइन ऑफ द शिप, यानी कि जैसे एक जहाज पर जब आप सफ़र करते हैं या सामान लाते हैं तो वो उसकी क्वांटिटी वेट के अकॉर्डिंग
मेज़र की जाती है कि इसमें इतना ही सामान जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो पृथ्वी प्लैनेट है उस पर पॉपुलेशन का प्रेशर इतना ही होना चाहिए जितना वो एब्जॉर्व कर सके। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग, यानी कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी में इस तरह से बढ़ावा करना है कि वो एफिशिएंट, इनपुट एफिशिएंट हो, ना कि इनपुट कंज्यूमिंग हो, यानी कि उसमें प्रोडक्शन की फैसिलिटी हो ना कि कंजम्पशन की। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, यानी कि उनको यूज़ करना चाहिए सस्टेनेबल बेसिस पर। दैट इज़ रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन। एक्सट्रैक्शन का मतलब उसको कंज्यूम करना या उसको ख़राब करना, उसको वेस्ट करना, हनन करना, नॉट एक्सीड द रीजनरेशन, यानी कि हमें इतना भी कंज्यूम नहीं करना कि हम उसको दोबारा से बना ना सकें, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है एक्सट्रैक्शन और रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स आप उस रिसोर्सेज को दोबारा से बना सकते हैं। एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या जरूरत है, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है। फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन रिन्यूएबल सब्सिट्यूट, यानी कि उन स्रोतों को के लिए ना रोका जाए गवर्नमेंट को जो कि इस कार्य क्षेत्र कार्य में काम कर रहे हैं, और उनको रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द rate of creation of renewable substitutes. Inefficiency arising from population should be corrected, यानी कि जितनी हमारी जैसे जितने जो पॉपुलेशन होगी या जितने जो बंदे होंगे वो खाने के लिए डिमांड तो करेंगे लेकिन वो आउटपुट में नहीं करते, तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि कंजम्पशन हो रही है, आउटपुट नहीं निकल रही है, तो वो भी एक इम्बैलेंस बन जाएगा। Now, what are the strategies for sustainable development? Use of non-conventional sources of energy. Non-conventional energy को use करना है। India is hugely dependent on thermal and hydro plants to meet its power need. Both of these have adverse environment impact. बट एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसमें आपको सिर्फ मैंने मीनिंग क्लियर कराना है क्योंकि इस बार इस सिलेबस में कट ऑफ है। वैसे तो क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। थर्मल प्लांट एमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस भी करता है। इट आल्सो प्रोड्यूस फ्लाई एशेज विच इज़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली कैन कॉज द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी कि वो प्रोड्यूस करता है फ्लाई, यानी कि बीड़ी सिगरेट या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो धुआं निकलता है, वो उसको यूज़ इफ़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली, अगर आप उसको पूरी तरह से नहीं पिएंगे, कैन कॉज अ पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं उनके अंदर दूषित हवा भी पहुंच सकती है। तो इसीलिए लैंड एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन्वेंट forest and interference with the natural flow of water in catchment walls and the river basins. वाइंड पावर है, सोलर एनर्जी है, ये रेज आर क्लीनर एंड ग्रीनर। तो इसको कैसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि ये जो एनर्जी है टाइड एनर्जी है, ये हम अभी कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा भी लगना है। अभी हम लोग मीडियोकर जो कंट्री है उसमें रहते हैं। सेकंड है बेटा एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज़। अगर हमारे पास जैसे हाउस होल्ड हैं रूरल एरियाज़ में वुड को, डंक केक यानी कि गोबर को और अदर बायोमास फ्यूल को यूज़ करते हैं, अगर दिस प्रैक्टिस है सेवरल एडवर्स इम्प्लीकेशन, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। डिफॉरेस्टेशन होता है, रिडक्शन इन ग्रीन कवर, वेस्टेज ऑफ कैटल डंग एंड एयर पॉल्यूशन, क्योंकि उसको इकट्ठा करना फिर उसमें से गैस को निकलना तो वो एयर पॉल्यूट भी होती है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए सब्सिडाइज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एलपीजी गोबर ये जो है एलपीजी गैस है जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का है, लेकिन इसका यहाँ पर रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स के थ्रू इसको चलाया है क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है। इट रिड्यूस हाउस होल्ड पॉल्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट, आल्सो एनर्जी वेस्टेज इज़ मिनिमाइज्ड। और गोबर प्लांट के
से इजी है। और इसको इन एडिशन गोबर गैस प्लांट आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू इजी लोन एंड सब्सिडीज। गोबर गैस प्लांट टू फंक्शन कैटल डंक इज फेड टू द प्लांट एंड गैस इज प्रोड्यूस विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल। आप लोगों को मालूम है कि गोबर गैस के बनाने से गांव में एक तरह से क्रांति आ गई है। लोगों को इतना नहीं है, क्योंकि अगर वो गांव के जो गाय के गोबर से उपले वगैरह जिन्हें बोलते हैं बनाते थे, ईंधन के साधन, लकड़ी को जलाना, उपले जलाना, गोबर गैस बना के उसमें करना अदर बायोमास के फ्यूल्स में, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, धुआं आता था, एयर पोल्यूशन होती थी। और जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती थी, उनको उनकी खांसी की, फेफड़ों की प्रॉब्लम्स होती थी। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं कि जो ये, और उसके बाद जो बायोगैस में आप लोग गोबर गैस से गोबर मीथेन गैस को निकाल लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको आप उसको खाद में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्लांट बनाया हुआ है और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सीएनजी इन अर्बन एरियाज। अब दिल्ली वगैरह में यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज फ्यूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि एयर पोल्यूशन को कम करता है और हाउसेस को भी क्लीन करता है। फिर आगे वाइंड पावर को भी यूज़ किया गया है, सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू। इन एरियाज वेयर स्पीड ऑफ वाइंड इज़ यूजली हाई, वो क्षेत्र जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, वाइंड मिल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो हम लोगों को ये यूज़ करनी चाहिए। नो डाउट इसका इनिशियली कॉस्ट हाई है, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं कि सारी कॉस्ट उसकी कवर हो जाती है। आगे है सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल। ये भी एक तरह से नेचुरल तरीका है भाई, सूखने पर इसको सनलाइट से एनर्जी फॉर्म कर लेते हैं और हमारे काम हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रिमोट एरियाज, जहाँ पर पावर सप्लाई कम आती है लेकिन इससे यूज़ हो सकती है। और ये जो टेक्निक्स होती हैं टोटली पॉल्यूशन फ्री सॉरी। नेक्स्ट है मिनी हाइडल प्लांट्स, माउंटेन रीजन में काम आती है, जहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्ट्रीम्स आर फेरिनेमियल। जो ये मिनी हाइडल प्लांट होता है, इसमें ना एक तरह से प्लांट्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे ऐसे बनाया जाता है कि स्मॉल जो टर्बाइंस होती हैं वो घूमने लगती हैं और जनरेट होती है पावर। क्लियर? जो कि पहाड़ों में ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर यूज़ अच्छी तरीके से होगी। नेक्स्ट है बेटा, अगर आप लोग अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को देखें तो वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम होते थे, एग्रीकल्चर सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट में, हाउसिंग में। तो उनसे हमें क्या होता था कि इको फ्रेंडली भी हैं ये और हमारा सिस्टम भी। लेकिन आज हमने अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़कर मॉडर्न सिस्टम को कर लिया है, तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा। जैसे देखा जाए कि इंडिया में गॉड गिफ्टेड है कि 15,000 जो स्पाइसेस ऑफ प्लांट हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हैं, 8,000 हम रेगुलर यूज़ करते हैं वेरियस ट्रीटमेंट में। तो लेकिन हम इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो जैसे यूनानी, तिबेतियन, फोक सिस्टम, आयुर्वेदिक, इनको हम इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी दोबारा से डिमांड आ रही है। अभी आप लोग जैसे कि जो इनका फोक डांस है, अगर आप लोग हेल्थ थेरेपी करते हैं, लाफ्टर थेरेपी करते हैं, ये सारे हमारी ट्रेडिशनल्स हैं। और आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कॉस्मेटिक्स में भी आयुर्वेदिक को यूज़ किया जाने लगा है, इसको कंपोजिशन करते हैं क्योंकि इको फ्रेंडली है और हमारी बॉडी को भी इफ़ेक्ट नहीं करते। बायोकम्पोस्टिंग, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को करने के लिए लास्ट 5 डिकेड्स में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम टोटली नेगलेक्ट कर रहे हैं कंपोस्ट को और स्विच ऑफ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइजर्स को। तो इससे हमारे को क्या आता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड को उसकी सारी की सारी जो एक चीज़ें हैं, मान लो आपने क्या डाला है उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल एक ज़्यादा हो जाता है, एक कम हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचता है। और जो वाटर बॉडीज़ हैं इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर सिस्टम, वो भी बहुत नीचे चला गया है क्योंकि हम लगातार प्रोडक्शन करते जाते हैं एंड डिमांड फॉर इरिगेशन हैज़ बीन गोइंग अप ईयर एंड ईयर। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें बायोकम्पोस्टिंग को भी यूज़ करना चाहिए। फिर फार्मर्स को क्या करते हैं कि अगेन स्टार्टिंग यूजिंग कंपोस्ट फ्रॉम मेड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
नेक्स्ट है बेटा बायोपेस्ट कंट्रोल। अब हम लोग अपनी फसल को बचाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे वाटर भी पॉल्यूट होता है, सॉइल भी रॉइज होती है और बहुत सारी बीमारियां ह्यूमन बींग्स में भी जाते हैं। For example, neem trees are providing to quite useful. Several type of pest control chemical have been isolated from neem and these are being used. तो हमें बायोपेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा और जो नेचुरल तरीके से हैं मिक्स क्रॉपिंग, ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम लैंड शुड बी हेल्प द फार्मर्स। तो ये सारी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ऑल्स एंड पिकोल्स है प्रे अपॉन वर्मिन एंड पेस्ट। इफ दीज आर अलाउड टू ड्वेल अराउंड द एग्रीकल्चर एरियाज दे कैन क्लियर लार्ज वैरायटी ऑफ पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। अगर जैसे कि एक ऐड भी आप लोगों ने देखी है कि जानवरों का यूज़ या जानवर प्राकृतिक ने जो दो चीज़ें बनाई हैं, मनुष्य और जानवर, या एक मीठा एक खट्टा, एक सुंदर एक कुरूप, ये किस लिए बनाए हैं ताकि उसका बैलेंस हो सके। आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई कीड़े मकोड़े ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उसकी साफ़ सफाई भी वातावरण खुद ही करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल यही दिया हुआ है कि कई तरह के जो पेट्स जो आपके हैं पेट्स हो जाते हैं, वेरियस अदर पेट्स हो जाते हैं, तो लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं उनको वो खा सकती हैं। ठीक है, जैसे ऑल्स हैं, पीकॉक्स हैं, वो वर्मिन एंड पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उनका भोजन है वो, उनको अगर वो खा लेंगे समय के अनुसार, यानी कि अभी मैंने आपको जब एनवायरनमेंट में बताया था कि आपने उतना ही कंजम्पशन या उतना ही पॉपुलेशन का प्रेशर देना है जितना कि वो एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप लोग देखें कि शेर की बात होती है शेर अपना भोजन जो है वो कीड़े मकोड़ों से तो लेता नहीं, जानवरों से ही लेता है। तो वो जानवर है वो दूसरे जानवरों को खाते हैं और वो जानवर हैं वो कुछ और वातावरण साफ करते हैं। इवन आप लोग देखिए जो पक्षी होते हैं, पशुओं के कीड़ों के अंदर खाते हैं। जैसे हम छोटे होते थे तो एक पढ़ते थे कि भैंस के ऊपर जो कीड़े लग जाते हैं, जीव लग जाते हैं, तो उनको उड़ने वाले पंछी अपनी चोंच से उठा के ले जाते हैं, तो वो वहाँ से भी फ्री। तो ये वातावरण जो नेचुरल है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को बैलेंस करता है। तो इसको जो पुरानी पद्धतियां हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको यूज़ कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपका काम हो सके। तो एट लास्ट हमारा यही कंक्लूजन रहेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू मीट द नीड ऑफ अ राइजिंग पॉपुलेशन पुट्स ग्रेटर प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट। तो इनिशियल स्टेजेस में डेवलपमेंट द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वॉज लेस, लेकिन अब इसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय, लेकिन अब क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो अब हमें लिमिटेड यूज़ करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली जो प्राकृतिक मुसीबतें हैं उनको सामना कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। इफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम please write in the comment box. Watch these videos carefully and share because sharing is caring, and subscribe the channel for more videos. Thank you.